बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.2 के प्रश्नों को आज इस भाग में हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि R पर, R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, R का मतलब क्या होता है बच्चों, -∞ से इन्फिनिटी का ये ओपन इंटरवल, -∞ और इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया जाता, इनके मध्य की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, fx 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। इस फलन के बारे में जो fx आपको दिया गया है, दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन है बच्चों का fx = 3x + 17, ये आपको फलन दिया गया है। इसके बारे में ये कहा गया है कि ये फलन वर्धमान है क्या, ये बताना है आपको किसमें, वास्तविक संख्याओं के लिए, पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन परिभाषित है। तो मैं लिख देता हूं जहां जो है x बिलोंग करता है किससे, r से। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर फलन वर्धमान है, अगर फलन ऊपर जाता है यानी कि वर्धमान है, तो f' क्या होनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव, यानी कि अवकलनीयता हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान कहलाता है। और ये इक्वल का साइन आ जाता है, मतलब कहीं पर 0 भी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी बने तो फिर हम कहते हैं कि आपका एकदिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिक वर्धमान है। ठीक है, बात ये थ्योरी में क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले f' बच्चे इसका फाइंड आउट करेंगे। f' फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 क्या है, सदैव धनात्मक रहेगी, किसके लिए, प्रत्येक x के लिए। तो आप कहेंगे जब x बिलोंग्स टू r तब f' क्या है, ऑलवेज 0 से बड़ी रहती है, धनात्मक रहती है। अतः fx वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। जब मैं वर्धमान कहता हूं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि निरंतर वर्धमान फलन है। अगर बराबर का चिन्ह कहीं आता साथ में तो आप कह सकते थे कि एकदिष्ट वर्धमान है। तो वर्धमान से तात्पर्य यहाँ क्या है, निरंतर वर्धमान से तात्पर्य है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि R पर fx e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी कि हमें f' निकालनी चाहिए। तो आपका गिवन फंक्शन है fx e⁻²x, और जहां x किससे बिलोंग करता है, आपका r से, यानी कि x क्या है, वास्तविक संख्या है। बच्चे f' प्राप्त कर लेंगे, इसका अवकलन करेंगे, e⁻²x का अवकलन e⁻²x और गुणा में 2x का करेंगे जो कि कितना होगा, 2। तो ये f' प्राप्त हुई 2 × e⁻²x। अब बच्चे कहेंगे कि ये तो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, आप देख रहे हैं, तो f' क्या होगी, पॉजिटिव होगी प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए। तो हम कहेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हमें प्राप्त होता है कि 2 × e⁻²x greater than 0 is implies that f' greater than 0, और f' यानी कि आपकी fx का अवकलन अगर 0 से बड़ा हो जाए तो आप यहाँ पर ये इम्प्लाइज करते हैं कि fx एक वर्धमान फलन है। यहाँ पर मैं पुनः आपसे बात कह रहा हूँ कि जो वर्धमान फलन है यहाँ पर उसका तात्पर्य निरंतर वर्धमान से है, और निरंतर वर्धमान तो होता ही है, इसलिए यहाँ पर वर्धमान के बारे में आपको पूछा गया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि fx = sin x से प्रदत्त फलन, ये आपको a b c ये 3 इंटरवल दे रखे हैं, इनमें इस इंटरवल में वर्धमान है, इसमें ह्रासमान है, और इसमें न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है, ये आपको बताना है। चलिए fx = sin x आपका फलन है,
इसका हम अवकलन करेंगे तो cos x मिलेगा। f डैश x के बारे में प्रत्येक अंतराल में पता लगाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम वर्धमान कह देंगे, नेगेटिव होगा तो आप हासमान कह देंगे। और दोनों तरह के बिहेवियर किसी अंतराल में दिखें, वर्धमान भी हो और हासमान भी हो, जैसे कि फलन ऊपर जाके नीचे आए, तो इस तरह का फलन जो दिखाई देता है इस अंतराल में, अपने अंतराल में न तो वर्धमान कहलाता है न हासमान। तो ये तीनों स्थितियां आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चे कहेंगे आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है बच्चों के पास साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स प्राप्त करेंगे। कैसे? x के सापेक्ष अवकलन करके, जो कि क्या प्राप्त हो जाएगा, cos x प्राप्त हो जाएगा। अब हम f डैश x के चिन्ह के बारे में पता लगाएंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन कौन से अंतराल में। सबसे पहले ए कंडीशन ले लेते हैं। ए कंडीशन में x को बिलोंग करवाया गया है 0 से π/2, 0 से π/2 ये अंतराल है आपका। देखो बच्चों 0 से π/2 ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π। 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश है बच्चों, जान लें। π/2 से पाई द्वितीय चतुर्थांश है। और फिर आपको 0 से पाई में बात करनी है तो ये प्रथम और द्वितीय दोनों चतुर्थांश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप कहेंगे जब x बिलोंग्स टू 0 to π/2 तब cos x क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में 0 से बड़ा होगा। प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे जो मान हैं आपके sin x, cos x, tan x ये क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। और 0 से बड़े होंगे तो आगे आप बात करें, इसका मतलब ये बात इंप्लाइज करती है कि cos x के बराबर क्या है, f डैश x, तो f डैश x भी 0 से बड़ा हो जाएगा। और बच्चों ये बात इंप्लाइज करती है अगर अवकलनीयता जो है इस अंतराल में फलन की क्या आ गई, धनात्मक आ गई, तो आप कह देंगे कि f x वर्धमान है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगला अंतराल आपका देखिएगा, अगला अंतराल है बच्चों का बी। बी में देखिएगा आपको x बिलोंग्स टू कितना, π/2 से पाई दिया गया है ये अंतराल। इस अंतराल की बात करूं तब आपका cos x क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश आ गया π/2 से पाई तक। और द्वितीय चतुर्थांश में cos x क्या होता है बच्चों का, नेगेटिव होता है। तो आप कहेंगे ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये बात इंप्लाइज करेगी कि cos x नेगेटिव है तो cos x ही तो आपका f डैश x है, ये भी आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। तो आप कहेंगे जो f x है फलन वो क्या है, हासमान है। यहां पर ये स्टेटमेंट दे देंगे। तीसरा, अगला चलते हैं सी। सी में आपको पूछा गया है जब x बिलोंग करे किससे, आपका 0 से पाई के बीच में, यहां बिलोंग करे, तब 0 से पाई के दो उपसमुच्चय बन सकते हैं। क्या क्या, एक तो 0 से π/2 और एक π/2 से पाई, उसमें आपने बता ही दिया है। तब 0 से π/2 यानी प्रथम चतुर्थांश में एफ एक्स क्या था, आपने ऊपर देखा वर्धमान था, वर्धमान है। तथा दूसरा अंतराल, आधा अंतराल बाकी का π/2 से पाई, ये दूसरा चतुर्थांश आया में फलन एफ एक्स क्या है, हासमान है बच्चों। ये आपका हासमान आ गया। अतः फलन 0 से पाई में न तो वर्धमान ही होगा और न ही हासमान होगा बच्चों। ये आपका स्टेटमेंट आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जब कोई फलन, देखिए आपको sin x का ग्राफ दिखाते हैं। sin x का ग्राफ यहां से इस तरह से 0 से यूं चलेगा ऊपर और यूं नीचे पाई तक जाएगा, फिर आगे भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा। हमें तो 0 से पाई तक बात करनी है। देखिए बीच में है π/2, 0 से π/2 तक फलन ऊपर जा रहा है यानी कि वर्धमान है। π/2 से पाई तक द्वितीय चतुर्थांश में फलन नीचे गिरता है यानी कि हासमान है।
और मैं 0 से पाई के बीच में करूं तो दो तरह का बिहेवियर दिखाई दे रहा है बच्चों को, आधी दूरी में वर्धमान और आधी दूरी में ह्रासमान। तो 0 से पाई तक न तो फलन को वर्धमान ही कहा जाएगा और न ही ह्रासमान कहा जाएगा। ये यहां पर स्टेटमेंट मैंने दिया है आपको। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन fa एक में पूछा है कि वर्धमान है और फिर बी में पूछा है कि ह्रासमान है। मतलब दो अंतराल बताने हैं, एक अंतराल वो बताना है जिसमें कि आपका f जो फलन है वो वर्धमान हो, और दूसरा अंतराल वो बताना है जिसमें कि फलन क्या हो, आपका ह्रासमान हो। दो अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं देखिए बच्चों, जरा पहले समझिए अंतराल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। एक sin x का उदाहरण लेते हैं, ये आपका yx। sin x का ग्राफ यूं चलेगा, आप जानते हैं ये 0, ये आपका π/2, ये सारी x की वैल्यू है पाई, ये 3π/2 और ये 2π। यहां तक बात करते हैं। देखिए फलन 0 से पाई तक वर्धमान है, थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी, और π/2 से पाई तक ह्रासमान है, और पाई से 3π/2 तक भी क्या है, ह्रासमान है, और 3π/2 से 2π के बीच में क्या है, वर्धमान है। ऐसा फलन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बच्चे देखेंगे यहां पर कि कितनी दूरी में ये वर्धमान हुआ, यहां से ये 0 से π/2 तक। यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर जो f' आएगी, यानी ये sin x का जो अवकलन होगा वो 0 से बड़ा मिलेगा। यहां पर जो f' मिलेगा वो लेस देन 0 मिलेगा। लेस देन 0 कोई भी चीज होती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां पर कहेंगे यहां तो अवकलनीयता धनात्मक है, और ये जब नीचे गिर रहा है ह्रासमान है तो फलन की अवकलनीयता क्या है, ऋणात्मक है। और इस स्थिति में भी f' क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और इस स्थिति में f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जब फलन ऊपर से आपकी अवकलनीयता धनात्मक से ऋणात्मक में कन्वर्ट होती है तो कुछ इस तरह का एक उच्चतम का बिंदु दिखाई देता है जिसे मैक्सिमा कहा जाता है। बच्चों इसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमा। और जब ह्रासमान से वर्धमान में फलन कन्वर्ट होता है तो वहां पर एक बिंदु ऐसा मिलता है जिसको आपको क्या कहा जाता है, निम्नतम का बिंदु। यानी कि निम्नतम के बिंदु से तात्पर्य यहां है कि मिनिमा कहते हैं, इसको निम्निष्ट कहते हैं। ये उच्चिष्ट होता है, ये निम्निष्ट होता है। उच्चिष्ट पे यानी कि आपके उच्चतम के बिंदु पे अवकलनीयता 0 होती है। इस π/2 पे यहाँ फलन का नाम है f(x) = sin x। π/2 पे sin x की अवकलनीयता 0 निश्चित रूप से मिलेगी। जांच करना चाहें तो अवकलनीयता की बात कर रहे हैं, f(x) = sin x, f' निकाल दीजिए, कितना आया, cos x। अब किसी भी बिंदु पे अवकलनीयता चेक कर लीजिए। π/2 पे चेक करना चाहते हैं, x का मान π/2 रखिए, तो x की जगह π/2 रखा, कितना बना, cos π/2, और cos π/2 का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो बच्चों ने कहा कि π/2 पे अवकलनीयता क्या होती है, 0 होती है। दूसरा तरीका, आलेख देख के भी बताया जा सकता है कि अवकलनीयता 0 है क्या। अवकलनीयता किसके बराबर होती है, किसी पॉइंट पर अवकलनीयता से तात्पर्य उस आलेख के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल से है। स्पर्श रेखा, प्रत्येक रेखा का कोई ना कोई ढाल होता है। आप स्पर्श रेखा का ढाल जो निकाल लें तो किसी बिंदु पर अवकलनीयता के बराबर होता है। अब π/2 पे अवकलनीयता की बात हमें करनी थी, तो π/2 पर आलेख कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। अब बच्चे कहेंगे यहां पर स्पर्श रेखा खींचिए, x अक्ष के समांतर आएगी। x अक्ष के समांतर आएगी तो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। और थीटा एंगल बनाएगी तो बच्चे कह देंगे कि यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री है तो tan थीटा का मान 0 है, तो ढाल इसका क्या है, 0। इसलिए π/2 पे अवकलनीयता भी कितनी है, 0। बात आई इस पॉइंट की, ये मिनिमा है आपका। मिनिमा मतलब निम्निष्ट, यानी कि निम्नतम का बिंदु, स्थानीय निम्नतम कहा जाता है। आगे अपन जब 6.5 में अध्ययन करेंगे तो और विस्तार से इन चीजों को जानेंगे। तो यहां पर इतना देखिएगा, 3π/2 पे मैं बात करूं तो 3π/2 पे आपको निम्निष्ट दिखाई दे रहा है, और यहां पर इस टॉप के पॉइंट पे 3π/2 पर आलेख यहां मिलेगा, और यहां मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, वो x के साथ जो थीटा एंगल बना रही है वो 0 डिग्री बना रही है। तो आपका स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो गया,
tan 0 बराबर 0, तो यहां पर भी अवकलनीयता क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो सीधी सी बात है, जब फलन ऊपर से नीचे गिरता है तो स्टॉप के पॉइंट पे अवकलनीयता 0 हो जाती है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो इसी तरह का कर्व बनाता है और एक जगह पे जाके उसका वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वो कौन सा पॉइंट होता है? वो यही पॉइंट होता है, वो उच्चिष्ट का पॉइंट होता है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो एक जगह जस्ट रुक के नीचे की तरफ जाएगा, तो यहां पर उसकी अवकलनीयता क्या आ जाती है? 0। यही बात है कि जब नीचे से फलन ऊपर की तरफ जाता है वो संतत और अवकलनीय जरूर होना चाहिए। उस स्थिति में इस निम्नतम के बिंदु पे अवकलनीयता कितनी आती है? 0 आती है बच्चों। अब मैं यहां पर बात करूं कि मैं इसका f डैश x निकाल लूंगा और f डैश x को जैसे ही 0 करूंगा तो मुझे ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे और ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक क्रमागत उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच में फलन एक जैसा रहता है। देखो ये π/2 पे उच्चिष्ट है, यहां पे अवकलनीयता 0 है। इसके बाद कहां अवकलनीयता 0 है? 3π/2 पे अवकलनीयता 0 है। देखो π/2 और 3π/2 के बीच में फलन का एक जैसा बिहेवियर है, हासमान है। अब आगे बात करते हैं, अगला कहां मिलेगा? 0.25 से ऊपर जाओगे तो ये आपका क्या आएगा? आगे आएगा 5π/2। इस पॉइंट पर भी अवकलनीयता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखो ये कर्मागत आपके कौन से बिंदु हो गए? यहां पर अवकलनीयता 0 थी, यहां पर अवकलनीयता 0 थी, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट, दो कर्मागत उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच में फलन एक जैसा बिहेवियर दिखाता है। ये फलन क्या है? यहां पर वर्धमान है। तो अगर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त हो जाए किसी फलन के, तो हम उनके बीच में प्रत्येक बिंदु पे एक जैसा व्यवहार रहेगा, या तो फलन वर्धमान रहेगा या फिर फलन क्या रहेगा? हासमान। इस बात को बच्चे अच्छे से लगता है इस ग्राफ की सहायता से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने आगे की। देखिए आपका fx है और fx है 2x स्क्वायर माइनस 3x, एक बहुपद फलन है 2 घात का। मैंने किया इसका f डैश x, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अवकलज निकाल रहा हूं। अवकलज निकालूंगा, ये 4x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। यहां पर x स्क्वायर का 2x, 2 पहले से था 4x, और 3x का कितना? 3, और बीच में साइन था माइनस का। जब f डैश x इक्वल टू 0, जैसे ही मैं f डैश x इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे x के वो मान प्राप्त होंगे जहां डिफरेंशिएबिलिटी 0 होगी, मतलब जहां अवकलन शून्य होगा। और अवकलन शून्य कहां कहां मैंने दिखाया आपको? उच्चिष्ट पे और निम्निष्ट पे। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखिए कैसे मिलेंगे कि जितने भी बिंदु होंगे मिल जाएंगे। अगर एक होगा, फलन ऊपर से नीचे आ रहा होगा या नीचे से ऊपर आ रहा होगा, इतनी ही दूरी में फलन परिभाषित है तो एक बिंदु मिल जाएगा। अगर यूं जाकर यूं जाएगा तो ये 2 बिंदु मिल जाएंगे, और इधर पीछे इस तरह से जाए तो 3 बिंदु। अनंत बिंदु मिल सकते हैं। अनंत बिंदु ऐसे मिल सकते हैं जहां अवकलनीयता क्या हो? 0। ये डिपेंड करता है फलन पे, ठीक है, वो कितनी दूरी में परिभाषित किया जा रहा है। अब f डैश x इक्वल टू 0 मैंने यहां पर रखा, तो इंप्लाइज दैट f डैश x की वैल्यू कितनी है? 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3/4। तो x का मान कितना आया बच्चों? 3/4। तो x का केवल एक ही पॉइंट 3/4 ऐसा मिला है जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी? शून्य होगी। अब हम अंतराल बांटेंगे कि किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में हासमान है। चलिए सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के लिए एक लाइन खींचता हूं। -∞ से इन्फिनिटी आपकी लाइन होती है बच्चों। इसमें एक पॉइंट ऐसा मिला है जहां डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? आपकी 0 है। तो उस पॉइंट को यहां पर मैंने लिख दिया 3/4, माना कि यहाँ है। देखो पूरी वास्तविक संख्याएं -∞ से अनंत ये r को दर्शा रही हैं, यानी कि आपका फलन पूरे r में परिभाषित था, तो पूरे r के लिए परिभाषित था, तो एक पॉइंट उसमें बीच में मिला जो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा, 2 अंतराल, एक बिंदु 2 अंतराल बना देगा इस वास्तविक संख्या रेखा के। अच्छा 2 बिंदु होते तो कितने अंतराल बना देता? 3 बना देता। और 3 बिंदु होंगे तो 4 अंतराल बन जाएंगे। जैसे कोई भी लाइन है, 2 बिंदु अंकित कर दूं तो यहां से यहां तक 1, 2 और 3 अंतराल बन गए। तो जितने बिंदु होंगे उससे एक ज्यादा अंतराल बनेगा। यहां एक बिंदु था तो कितना अंतराल बना? एक तो -∞ से लेके 3/4 तक एक अंतराल, और एक बना 3/4 से अनंत तक। बात यहां पर होगी इस पूरे अंतराल में फलन का बिहेवियर एक जैसा होगा, या तो वर्धमान होगा
या हासमान होगा। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। इस अंतराल में 3/4 से अनंत के बीच में फलन का एक जैसा बिहेवियर मिलेगा, या तो फलन वर्धमान होगा या फिर फलन क्या होगा बच्चों, हासमान होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। मैं किसी भी बिंदु पर चेक कर लूंगा कि यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर डिफरेंशियबिलिटी पॉजिटिव आ गई तो मैं कह दूंगा इस अंतराल में फलन वर्धमान है, और अगर नेगेटिव आ गई तो मैं कह दूंगा हासमान है। और 3/4 से अनंत तक के अंतराल की बात करूंगा, यहां डिफरेंशियबिलिटी अगर पॉजिटिव आ गई इस अंतराल में तो मैं कहूंगा कि फलन वर्धमान है, और अगर नेगेटिव आ गई तो मैं कह दूंगा हासमान है। चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी को। देखिए आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर है एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशियबिलिटी किसकी, एफ एक्स की अवकलनीयता इससे पता चलेगी। किस बिंदु पे 3/4 से पीछे कोई जीरो होगा क्या, जीरो निश्चित रूप से इसके पीछे ही होगा। मैं जीरो पे चेक करूं, एक्स की जगह जीरो रखा, सोचिए x की जगह जीरो रखा तो ये -3 आई, तो -3 मान प्राप्त हुआ, तो एफ डैश एक्स क्या हुई, ऋणात्मक। पूरे अंतराल में अगर जीरो पे नेगेटिव है तो माइनस अनंत से 3/4 तक सभी बिंदुओं पे नेगेटिव मिलेगी बच्चों इसकी डिफरेंशियबिलिटी। चलिए बच्चे कहें और चेक करके बताइए। चलिए -1 पे कर लीजिए, -1 x की जगह रखिए, कितना बना -4, और -3 जुड़ेंगे तो कितना बनेगा -7। एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई, बिल्कुल आई। बच्चे कहें -2 पे चेक करके बता दीजिए। -2 पे चेक करेंगे तो -2 पे भी कुछ ऐसा ही होगा, -2 रखा तो -8 और -3 -11 नेगेटिव आई। सभी बिंदुओं पे नेगेटिव मिलेगी, तो आप कहेंगे ये जो दूरी है ना बच्चों, इतनी दूरी, इसमें एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें नेगेटिव है तो फलन क्या होगा, हासमान होगा, -अनंत से 3/4 तक के अंतराल में। अब 3/4 से अनंत तक के बीच की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर डिफरेंशियबिलिटी देखिए, कोई पॉइंट रख के 3/4 से बड़ा कोई पॉइंट रख लीजिए, 1 रख लीजिए। 1 रख देंगे तो देखिए 4 × 1 -3 कितना बनेगा, पॉजिटिव 1। अपने को तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है, आप कहेंगे एफ डैश एक्स क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव। और कोई मान रखना चाहें आगे का तो 2 रख के देख लीजिए, 2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव। मतलब 3/4 से बड़ा कोई भी मान रखोगे तो डिफरेंशियबिलिटी यानी कि एफ डैश एक्स क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो फलन क्या होगा इस अंतराल में, वर्धमान। आपको 2 अंतराल पूछे गए थे, वर्धमान होने वाला और हासमान होने वाला। वर्धमान का अंतराल ये रहा, हासमान का अंतराल ये रहा। लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका, फर्स्ट केस ए वाला केस हासमान, फर्स्ट वाला केस क्या है आपका, वर्धमान। सॉरी, वर्धमान कौन से अंतराल में मिला, 3/4 से अनंत। तो हम लिखेंगे जब x बिलोंग करेगा 3/4 से अनंत, ये आपका अंतराल हुआ, तब एफ डैश एक्स क्या है, आपकी पॉजिटिव है, अतः एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान होगा। दूसरी बात, बी पॉइंट क्या कहता है, जब x बिलोंग्स टू आपका -अनंत से 3/4 बिलोंग करता है, -∞ से 3/4, यहां तक जब फलन इसमें x रहेगा, उस स्थिति में तब एफ डैश एक्स क्या होगी आपकी, एफ डैश एक्स होगी नेगेटिव, और नेगेटिव होगी तो एफ एक्स क्या होगा, हासमान होगा। ये स्टेटमेंट बच्चे दे देंगे। इस तरह से अंतराल ज्ञात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें कि एफ एक्स एक 3 घात का आपको बहुपद फलन दिया गया है, ठीक है। इससे प्रदत्त फलन f वर्धमान और हासमान हो। 2 कंडीशंस आपको बतानी है। उसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपने लास्ट टाइम किया है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे, देखिए 2x³ -3x² -36x + 7, एफ डैश एक्स निकालेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं, ये 6x हो जाए, 6x² हो जाएगा बच्चों का, यानी कि x³ का 3x², 2 से गुणा हो जाएगा, x² का 2x और -3 से गुणा होके -6x बनेगा, -36 आ जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है आपका, 6 कॉमन आ रहा है तो निकाल लेते हैं। 6 बाहर में निकाला, अंदर में x² -x और माइनस का 6 बच जाता है। यहाँ पर x² -6 यानी कि -3x और प्लस का 2x टुकड़े बनेंगे, तो f डैश x इक्वल टू ये 6
फैक्टराइज इसको करेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 2 ये दो गुणनखंड इसके बन जाएंगे। तो इस तरह से आपका f डैश x आपको ये प्राप्त हो जाता है। अब अपनी थ्योरी क्या कहती है, हमें उच्चतम या निम्नतम का बिंदु निकालना है। तो कैसे निकालें, तो f डैश x बराबर शून्य रखने पर ये करेंगे और शून्य रखेंगे तो आप 6 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे, शून्य। ये बात क्या इंप्लाइज करती है, x बराबर 3 या x बराबर माइनस 2, ऐसा ये बताती है। और ये बात बताती है तो आपकी संख्या रेखा पे जाएंगे। देखिए वही तरीका अपना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा r होता है। फलन को पूरे r के लिए परिभाषित किया गया है, उसने लिखा नहीं है, तो हम वास्तविक मान फलन पढ़ रहे हैं तो पूरे r के लिए परिभाषित समझेंगे। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 3 दो बिंदु मिलते हैं। इनमें कौन उच्चतम का है कौन निम्नतम का है ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि x बराबर 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी 0 निकलेगी। क्यों निकलेगी, देखिए f डैश x में x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 रखेंगे तो f डैश x 0 हो जाएगा। x बराबर माइनस 2 के लिए भी आपका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। x बराबर माइनस 2 यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, ये 0 हो गया, सबको गुणा करके 0 कर देगा। तो आपने ऐसे बिंदु प्राप्त किए हैं जहां अवकलनीयता 0 है, जो कि अभी आप इतना ही समझ पाए हैं कि या तो उच्चतम का बिंदु हो सकता है या निम्नतम का बिंदु हो सकता है, यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट यहाँ पर हो सकता है। एक बिंदु और होता है नति परिवर्तन बिंदु, जिसकी व्याख्या हम आगे चलकर 6.5 में करेंगे। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसकी बात बाद में होगी। पहले यहां देखिएगा, इन दोनों बिंदुओं को संख्या रेखा पे अंकित करें तो पहले माइनस 2 पड़ेगा और फिर आपका 3 पड़ेगा। बिंदु 2 थे, x के 2 मान ऐसे प्राप्त हुए थे, तो अंतराल 3 बट गए। अब तीनों अंतरालों में f डैश x के बारे में बात कहेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जहां पॉजिटिव होगा वहां आपका fx वर्धमान हो जाएगा, और जहां f डैश x नेगेटिव हो जाएगी वहां आपका fx क्या हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। चेक करते हैं, माइनस अनंत से माइनस 2 के बीच में कोई बिंदु सोचिए, कौन सी वास्तविक, कोई भी वास्तविक संख्या सोच लीजिए। माइनस 2 से पहले माइनस 3 पड़ेगा, चलो माइनस 3 ही देख लेते हैं। माइनस 3 मैं यहां पर रखूं x की जगह, देखो माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 6, तो ये नेगेटिव मान बन गया। माइनस 3 यहां पर रखूं तो माइनस 3 प्लस 2 कितना बन गया, माइनस 1, ये तो बन गया माइनस 6 और ये बन गया माइनस 1। तो 6 गुणा माइनस 6 गुणा माइनस 1 क्या बना, पॉजिटिव बना। माइनस गुणा ये 6 है, ये प्लस का है। तो बच्चे क्या कहेंगे, यहां पर तो ग्रेटर देन 0 है f डैश x, यहां पर ग्रेटर देन 0 है, तो इस अंतराल में आपका फलन fx वर्धमान होगा। इस तरह से बताते हैं। चलिए, माइनस 2 से 3 के बीच में कोई अवयव देखिए, कोई वास्तविक संख्या देखिए। माइनस 2 के बाद में क्या आता है, माइनस 1 आता है, फिर 0, 1, 2, फिर 3 आता है। इनमें से कोई भी संख्या चूज कर लीजिए। चलिए मैं 2 कर लेता हूं, सुविधाजनक रहेगी। x बराबर 2 रख के देखिए, x बराबर 2 रखा, ये मान बना नेगेटिव। x बराबर 2 रखा तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो नेगेटिव बना ना, ये नेगेटिव बना। चलिए इसको नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। ये आपने x बराबर 2 रखा तो ये पॉजिटिव बना। अब देखिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव गुणा होके नेगेटिव आया, तो f डैश x क्या हो गई, यहाँ पर नेगेटिव हो गई बच्चों। यहाँ पर तो थी पॉजिटिव और इस अंतराल में बनी नेगेटिव, तो माइनस 2 से 3 के बीच में फलन हासमान होगा। अब बात करते हैं f डैश x की। यहां पर 3 से अनंत के बीच में, 3 से बड़ा और अनंत से छोटा कोई बिंदु सोचिए, कोई भी सोच सकते हैं, 4, 5, 6। चलिए 6 सोच लीजिए। 6 माइनस 3 3 और 6 प्लस 2 8, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या हो गया, ये पॉजिटिव बन गया आपका, यानी कि 0 से बड़ा बन गया। अब ये पता चल गया आपको कि ये धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो जहां धनात्मक है वहां तो वर्धमान और जहां ऋणात्मक है वहां हासमान। तो हम देखिए वर्धमान के लिए बात करते हैं। सबसे पहले ए पूछा है वर्धमान के लिए। कहां कहां f डैश x ग्रेटर देन 0 है, एक तो माइनस अनंत से माइनस 2 तक और एक 3 से अनंत तक। तो आप कहेंगे अंतराल, कौन कौन सा अंतराल, एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 ये अंतराल, और यूनियन इसके साथ जोड़ दूं जिसमें पॉजिटिव है, ये आपका अंतराल हो गया 3 से लेके अनंत तक के, अनंत के मध्य में
ये आपका अंतराल बन गया। दोनों को जोड़ दिया, में फलन f(x) वर्धमान होगा। क्यों होगा? क्योंकि f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, इसलिए वर्धमान होगा। दूसरा, हासमान कहाँ होगा? जहाँ ऋणात्मक है, -2 से 3 के बीच में। तो आप कहेंगे अंतराल -2 से 3 में फलन f(x) क्या होगा? हासमान होगा। हासमान होगा। क्यों? क्योंकि f डैश x यहाँ पर क्या है? लेस देन 0 है। इस तरह से आप इन अंतरालों की व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 6। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या हासमान है। वही तरीके हैं, आपको फलन दे रखा है f(x) = x² + 2x - 5, ये दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चे f डैश x प्राप्त करेंगे जो कि 2x + 2 हो जाएगा। f डैश x = क्या करें? 0 रखने पर आपको x के मान प्राप्त होंगे। x के मान क्या प्राप्त होंगे? देखिएगा, 2x + 2 = 0 रख दिया f डैश x को, तो x = यहाँ से मिला -1। आपने संख्या रेखा खींची, ये माइनस अनंत से अनंत तक होती है वास्तविक संख्या रेखा, पॉइंट मिला आपको -1। इस केस में देख लेते हैं f डैश x की व्याख्या करते हैं। चलिए, -1 से छोटा क्या होगा? -2 ले लीजिए। -2 रखेंगे तो -4 + 2 -2 f डैश x क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। ये लीजिए, हमने यहाँ बता दिया। और यहाँ निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव मिलेगी तो देखिएगा, यहाँ पर -1 से बड़ा x = 0 रख दीजिए। 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 2 = 2 ही आ जाएगा। पॉजिटिव मान आया तो पॉजिटिव हो गई। अच्छा, और कोई रखना चाहें तो रख दीजिए 5, x = 5 रखा, 5 दूनी 10 + 2 12, यानी कि f डैश x इन बिंदुओं पे कैसी मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। तो बच्चे क्या कह देंगे? जब फर्स्ट केस, जब x बिलोंग्स टू -∞ to -1 इनके मध्य में है, तब f डैश x क्या है? लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। अतः क्या होगा? f(x) क्या होगा? हासमान होगा। ये बात दे दी। सेकंड, अब दूसरा अंतराल, जब x किससे बिलोंग करे? जब बिलोंग करे -1 से लेके इन्फिनिटी के मध्य में, तब f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 है तो अतः फलन जो होगा, फलन का नाम क्या है? f(x) क्या होगा? वर्धमान होगा। इस तरह से हासमान और वर्धमान के बारे में हम व्याख्या कर देते हैं बच्चों। अगला देखिएगा, 10 - 6x - 2x²। तो f(x) की वैल्यू है बच्चों की 10 - 6x - 2x²। बच्चे कहेंगे f डैश x निकालते हैं। f डैश x कितनी आएगी? इसकी 0 हो जाएगी, ये -6 आएगा और ये हो जाएगा -4x हो जाएगा आपका। ठीक है, f डैश x = 0 रखने पर आपको मिलता है -6 - 4x = 0, इम्प्लाइज दैट 4x = आपका कितना हो गया? -6 हो गया। इम्प्लाइज दैट x = -3/2 आपको मिल जाता है बच्चों। x = -3/2 ऐसा पॉइंट मिला जहां f डैश x क्या है? 0 है, क्योंकि f डैश x = 0 रखने से ही ये पॉइंट मिला है। चलिए, ये वास्तविक संख्या रेखा को 2 भागों में बांट देगा। ये देखिए, -∞ से इन्फिनिटी तक आपकी वास्तविक संख्या रेखा है। बीच में आपने कहीं -3/2 आपको मिलेगा। -3/2 से पहले -2 यहाँ पर बढ़ेगा, -2 -3 -4, कोई भी मान मान लीजिए। चलिए -3 मान लेते हैं। -3 मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देखिए, x की जगह -3 पुट कीजिए f डैश x में। f(x) में मत कर देना, किस में करना है? f डैश x में। -3 पुट किया तो ये +12 हो गया, या -6 कैंसिल आउट होके +6 मिला। तो बच्चों ने कहा यहाँ पर f डैश x क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इस अंतराल में फलन होगा वर्धमान। -3/2 से आगे कौन पड़ेगा? देखना, आगे जाके -1 पड़ेगा, फिर 0 1 2,
3 अनंत तक कोई भी मान रख दीजिए, चलिए 5 रख लीजिए, 5 रखिए, 5 चौक 20, 20 माइनस का और -6 माइनस का नेगेटिव आपका f डैश x आया। तो आपने कहा इस अंतराल में f डैश x जो है वो 0 से छोटा आता है, नेगेटिव आता है। तो आपने फर्स्ट बात कह दी आपने इस अंतराल में, यानी कि जब आपका x क्या है बिलोंग कर रहा है -∞ से -3/2 के मध्य में बिलोंग कर रहा है, तब मैं कहूँगा कि f डैश x क्या है ग्रेटर देन 0 है। अतः फलन क्या होगा, अतः फलन कौन सा, f(x) फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ये स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, दूसरा अंतराल लेते हैं, जब x बिलोंग करेगा -3/2 से अनंत के मध्य में, तब मैं कहूँगा कि मेरा f डैश x जो है छोटा हो जाता है 0 से, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। अतः फलन, कौन फलन, f(x) फलन जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्या होगा, ह्रासमान होगा। इस तरह से हम इसको कहते हैं बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन सी, देखिए -2x³ -9x² -12x + 1, ये आपका फंक्शन है। f(x) = -2x³ -9x² -12x + 1। f डैश x बच्चे फाइंड आउट करते हैं, हो जाता है -6x² -18x -12। कॉमन आ जाएगा आपका f डैश x में से कॉमन आ जाएगा -6, अंदर बचेगा x² + 3x और यहाँ पर बच जाएगा आपका 3x के बाद में प्लस का 2। और यहाँ से देखिए -6 बाहर में है f डैश x में, फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 और 1 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो x + 2 और x + 1 आपको मिलता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें हम तो f डैश x बराबर हमारी थ्योरी कहती है 0 रखने पर, अगर f डैश x = 0 रखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा -6x + 2 × x + 1 = 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आपको प्राप्त होंगी, एक तो -1 या फिर आपका -2। यहाँ से ये दो वैल्यूज़ x की प्राप्त होती हैं। ये दो वैल्यूज़ जो वास्तविक संख्या रेखा है आपकी -∞ से ∞ तक की, इसको 3 अंतरालों में बांट देती है। पहले कौन पड़ेगा, आपका -2 पड़ेगा और फिर कौन आएगा आपका -1, क्योंकि -2 से बड़ा है -1 इधर से चलते वक्त। अब बात करते हैं f डैश x के चिन्ह की कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पर बात करता हूँ इस अंतराल में f डैश x कैसा होगा, -∞ से -2 के बीच में देखते हैं। देखिए कोई संख्या सोचिए, कोई वास्तविक संख्या ऐसी -2 से जो पहले हो और - के बाद में हो, तो -3 हो गई। -3 रखिए, इसके अंदर x की जगह -3 रखा तो ये मान नेगेटिव हो गया, और यहाँ -3 रखा बच्चों ने तो ये मान -3 + 1 ये भी नेगेटिव हो गया। देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, एक नेगेटिव बाहर है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ये <0 वैल्यू बनेगी जो भी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए f डैश x की बात कर लेते हैं, -2 और -1 के बीच में, मैं -1.5 इसके बीच में सोच लेता हूँ। -2 से आगे होगी और -1 के पीछे होगी, -1.5। देखिए x की जगह -1.5 रखा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी, प्लस की 0.5 आएगी। ठीक है, यहाँ माइनस का आपने रखा 1.5, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव, यानी कि -0.5 नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कुल मिला के वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी इस केस में। -1 से बड़ा क्या होगा फिर, 0 ही रख लीजिए। 0 रखा, ये 0 रखा, ये 2 बना, ये 1 और ये -6 गुणा करेंगे तो कितना, -12 आएगा, जो कि क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ f डैश x कैसी मिलेगी, नेगेटिव। 3 अंतराल आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ फलन ह्रासमान है, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वर्धमान है। 2 भागों में, वर्धमान और ह्रासमान में अंतरालों को बांटें तो सबसे पहले वर्धमान की बात करूँ मैं, तो मैं कहूँगा कि -2 से -1 के मध्य। तो आप कहेंगे अंतराल -2 से -1 के मध्य
में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। इस अंतराल की बात हुई। सेकंड केस, अंतराल ये वाला यानी कि -∞ से -2, इन दोनों में फलन क्या है, हासमान। तो दोनों को मिला के लिखना हो तो यूनियन से अंतरालों को जोड़ा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। दूसरे अंतराल को यूनियन से जोड़ूं, -1 से अनंत में फलन क्या होगा, हासमान होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 6 - 9x - x²। तो आपका एफ एक्स जो है बच्चों वो हुआ 6 - 9x - x²। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो मिल जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा, इसका -9 और -2x। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर -9 - 2x इक्वल टू 0 आ जाता है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, -9/2 आ जाता है। ठीक है, माइनस अनंत से अनंत तक की वास्तविक संख्या रेखा पे बिंदु अंकित कर देते हैं, -9/2। अंतराल बट गए 2, -∞ से -9/2 तक और -9/2 से अनंत के मध्य तक। ये दो अंतराल आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों में एफ डैश एक्स की बात करते हैं। -9/2 का मतलब हुआ 9 का आधा यानी कि -4.5। -4.5 से पीछे -5 मिलेगा, -5 रख के देख लेते हैं। इसमें -5 रखा तो ये प्लस का 10 हो गया और प्लस का 10 -9 कैंसिल आउट होके कितने बना, +1 यानी कि पॉजिटिव बन गया। अब -4.5 से आगे मैं बढ़ूं तो कोई भी प्लस की संख्या ले लो, 0 1 2 3 में से आपने 0 ले ली, 0 रखा, मान नेगेटिव आया, तो इसका मतलब इस अंतराल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। दो कैटेगरीज में बट गया। तो मैं कहूँगा पहली बात, जब x बिलोंग्स टू -∞ -9/2 इसके मध्य में, तब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, अतः एफ एक्स वर्धमान होगा। ये स्टेटमेंट दे देंगे। आगे बात करें सेकंड, x बिलोंग्स टू -9/2 से अनंत के मध्य तक, तब एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0, अतः फलन क्या होगा, हासमान होगा। ये बात आप इस क्वेश्चन में कर देंगे। अगला देखिएगा, अगला है इसी का 6 क्वेश्चन का ई पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू x+1 का होल पावर 3 एंड x-3 का होल पावर 3। एफ डैश एक्स निकालूंगा तो देखिए u इंटू वी मैथड, x+1 का होल क्यूब पुट कर दिया, इसका अवकलन हुआ 3x-3 का स्क्वायर पावर 1 कम हो गया, और फिर बीच में प्लस x-3 का होल क्यूब रखा और इसका अवकलन किया इनटू में 3x+1 का होल स्क्वायर। कॉमन जो आता है वो आप देख रहे हैं 3 आ जाता है, x+1 का होल स्क्वायर आ जाता है, x-3 का होल स्क्वायर आ जाता है। बच क्या जाता है, यहाँ पर x+1 बचता है और बच्चों यहाँ पर x-3 बच जाता है। ये 2x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो बाहर में 6 हो जाएगा कॉमन आके 2, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो बचता है यहाँ पर आपका हो जाता है x-1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एफ डैश एक्स है। मुझे बताइए ये तो धनात्मक रहेगा हमेशा, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पर होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, x चाहे कुछ भी हो, x नेगेटिव हो, x 1 हो, 2 हो, -3 हो, -5 हो, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। x-3 का होल स्क्वायर जो भी अंदर वैल्यू बनेगी स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगी। 6 अपने आप में पॉजिटिव है ही, डिपेंड
इस पर है सारा का सारा। देखिए एफ डैश एक्स धनात्मक होगी तो फलन वर्धमान होगा, और एफ डैश एक्स ऋणात्मक होगी तो फलन क्या होगा, आसमान होगा। आप खुद ही देखिए x-1 पर सारा का सारा खेल डिपेंड करता है, यानी कि 1 ही दो अंतरालों में बांट देगा। ये तो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक गुणा में जो भी ये 6x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक मान रहेगा। तो फलन का वर्धमान होना और ह्रासमान होना x-1 पर डिपेंड करता है। देखिए x-1 से पॉइंट क्या मिलता है, जब इस f डैश x बराबर 0 रखोगे तो यहां से x-1 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 आएगा आपके पास। x इक्वल टू 1 ही इसको बांट देगा दो भागों में, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, और ये बीच में दे दिया मैंने 1। ठीक है, कैसे पता लगाया, मुझे पता लगा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव या पॉजिटिव बन सकता है। किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे पता लगा कि कहां से ये बटेगा, कहां अपना व्यवहार चेंज करेगा, f डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x-1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 जो है वो डिसाइड कर रहा है कि f डैश x धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर f डैश x की वैल्यू मैं पता करता हूं इस अंतराल में, -∞ से 1 के मध्य में। देखिए कोई वैल्यू चूज कीजिए, 1 से पहले कौन पड़ेगा, 0, 0 रखिए यहां पर, क्या बनेगा, ये नेगेटिव, x 0 हो गया तो -1 बना ये तो, और ये -1 बना, और ये सब मान धनात्मक है तो -1 से मल्टीप्लाई होके f डैश x क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इस अंतराल में f डैश x क्या होगा, नेगेटिव। बात इस अंतराल की कर लेता हूं बच्चों, 1 से ज्यादा की। 1 से ज्यादा की बात करूं तो 1 के बाद 2 रख के देख लो, 2 इसमें रखो, यहां पर 2 - 1 कितना बना, पॉजिटिव बना। इस केस में ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया, और ये पहले ही पॉजिटिव थे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो बच्चे कहेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से 2 केस बच्चों के सामने आते हैं। फर्स्ट केस क्या, यहां पर ये वाला ह्रासमान वाला, तो आप कहेंगे कि जब x बिलोंग करे -∞ से 1 के मध्य में, तब f डैश x क्या है, लेस देन 0 है, अतः फलन ह्रासमान होगा। दूसरा केस देखिएगा बच्चों, सेकंड केस कह रहा है कि जब x किससे भी किस अंतराल में बिलोंग करे, 1 से अनंत के मध्य में, 1 से अनंत के मध्य वाले अंतराल में, तब f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन क्या होगा, बच्चों का वर्धमान होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को आज यहां हल कर लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।